आज हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको अभी हम छोड़ रहे हैं फ़िलहाल। मेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं, जिसमें कि एटम्स के रेडियस के बारे में कैलकुलेशंस और उसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह क्या होता है, इन सब के बारे में हम कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। बोर्स के पोस्टुलेट्स, तो बोर्स का पोस्टुलेट्स भी हम अभी बताए नहीं हैं, लेकिन आप लोग को बोर्स का पोस्टुलेट्स पता होगा। जो कुछ भी ज़रूरत का चीज़ है हम यहाँ मेंशन करते चलेंगे। मानते हैं कि ये कोई एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है, परमाणु संख्या के बराबर प्रोटॉन होता है, तो ये कितना होगा Ze। चूँकि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन और E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चूँकि प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों सेम है, सिर्फ एक पर नेगेटिव चार्ज होता है तो दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस न्यूक्लियस के अराउंड अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या को हमने फ़िलहाल मान लिया कि r है। अच्छा, इस नाभिक के चारों, चूँकि ये नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से इसके अराउंड ये घूमता रहता है। चूँकि आपको पता होगा जो कोई भी पार्टिकल वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता तो निश्चित रूप से इस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। बिना अभिकेंद्र बल का ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता नहीं है। इसको अभिकेंद्र बल प्राप्त कहाँ से होता, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता, यानी विद्युतीय बल के कारण इसको अभिकेंद्र बल की प्राप्ति होती है। तो हम देखना चाहें कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है यानी विद्युतीय बल है, ये कितना होगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, तो Q1 की जगह Ze और Q2 की जगह E डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r²। रेडियस को हमने r माना है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू मानते हैं हम K मानते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, तो kZe² बटे r², kZe² बटे r², ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, Q1 Ze, Q2 कितना E, तो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये कितना Fc, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है, ये मान लेते हैं कि चार्ज का मास m है और इसका वेलोसिटी v है, तो ये हो जाएगा mv² अपॉन r। तो mv² अपॉन r, चूँकि इसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त होता है, यानी विद्युतीय बल के कारण इसको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। तो हम समीकरण 1 और 2 से अगर देखना चाहें, समीकरण 1 और 2 से, तो ये हो जाएगा mv² बटे r इज इक्वल टू kZe² बटे r²। एक r से एक r हो जाएगा कैंसिल, तो mv² बराबर हो जाएगा kZe² बटे r, kZe² बटे r। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम बोर्स का पोस्टुलेट्स पढ़े थे। बोर्स के पोस्टुलेट्स में कहा गया है इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाती है जिसमें कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाती है जिसमें कोणीय संवेग कितना होता है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज। तो लिखते हैं बोर के परिकल्पना से, बोर के परिकल्पना से, यानी फ्रॉम द बोर्स पोस्टुलेट्स, फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट्स, जिसको अंग्रेजी में लिखना हो तो लिख सकते हैं फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट्स। कोणीय संवेग को हम L से डिनोट करते हैं, तो ये L यानी कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई का ये पूर्ण गुणज होता है। h/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज। तो L इक्वल टू कितना होता है, mvr। तो ये देखो कितना होगा, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। तो देखो ये v इक्वल टू अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो v इक्वल टू हो जाएगा NH डिवाइडेड बाय 2 पाई
mr, NH डिवाइडेड बाय 2πmr। तो भी का मान जो है हम डायरेक्ट ले जा कर के समीकरण 3 में रखेंगे। भी का मान समीकरण 3 में रखेंगे। अच्छा, ये 1/4πε0 को हम के क्यों मान लिए? क्योंकि बार बार 1/4πε0 3 अक्षर ज़्यादा हो जाता, जिसकी वजह से ये बार बार के जगह 1/4πε0 बार बार आता, इसलिए हमने लिखा। अच्छा, ये बोर की परिकल्पना से क्या होता? कोणीय संवेग जो होता h/2π का पूर्ण गुणज होता, तो h/2π का पूर्ण गुणज तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना। तो भी का जो मान है समीकरण 3 में रखते हैं। तो भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर भी का मान जैसे ही समीकरण 3 में रखेंगे तो m भी का मान कितना है? तो NH अपॉन 2πmr, nr ये एम भी स्क्वायर, एम भी का वैल्यू कितना? NH डिवाइडेड बाई 2πmr, ये एम भी स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो KZE स्क्वायर बटे r। तो देखो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो एक m बचेगा, और ये r स्क्वायर, अच्छा r स्क्वायर KZE स्क्वायर बटे r। तो एक r से एक r यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ r इक्वल टू निकालना चाहें तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर MKZE स्क्वायर। इसमें अगर ये r का वैल्यू है, यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, किसी भी एटम के ऑर्बिट का ये रेडियस है। इसमें अगर हम देखना चाहें कि जो फिक्स टर्म है सबको एक साथ कर लेते हैं। जैसे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4π का तो वैल्यू फिक्स होगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स होगा, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स होगा, k भी तो फिक्स ही होगा। तो k भी क्या होगा? फिक्स ही होगा। 4π स्क्वायर MKE स्क्वायर। तो देखेंगे तो ये n स्क्वायर बटे z ये अलग हो जाएगा। तो ये सारा वैल्यू फिक्स वैल्यू, ये सारा वैल्यू क्या? फिक्स वैल्यू है। इसमें जो h प्लैंक्स कांस्टेंट है इसका वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, k चार्ज ये k इक्वल टू 1/4πε0 है, इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, और E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये सारा वैल्यू फिक्स है। इन सब वैल्यू को अगर हम फिक्स करें तो ये 0.53 एंगस्ट्रम के लगभग आएगा। एंगस्ट्रम n स्क्वायर अपॉन z। तो ये रेडियस आएगा। चूँकि ये सब वैल्यू फिक्स है, इन सब का वैल्यू रखने पर, सॉल्व करने पर कितना आएगा? 0.53 एंगस्ट्रम। ये n स्क्वायर बटे z क्या है? तो z परमाणु संख्या और n क्या है? ऑर्बिट की संख्या आएगा। जैसे प्रथम ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 रखाएगा, द्वितीय ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 रखाएगा, तृतीय ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 3 रखाएगा। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना होता है n का वैल्यू 1 रखेंगे, सेकंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 3, फोर्थ ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 4, और z परमाणु संख्या, z क्या? परमाणु संख्या। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके रेडियस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, कई बार IIT इसको प्रोपोर्शन के हिसाब से पूछा है। अगर इसी में सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा, हीलियम एटम की बात करेंगे तो z का वैल्यू 2 हो जाएगा, लिथियम एटम की बात करेंगे तो z का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो चलिए, ये था रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच का संबंध। इसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, चूँकि ऑर्बिट की संख्या बताता। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1 रखा जा सकता है। तो फॉर H एटम की अगर बात करेंगे, H एटम मतलब हाइड्रोजन परमाणु, तो z का वैल्यू 1, तो 0.53 एंगस्ट्रम, ये n स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आएगा ये रेडियस। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। अगर हम बात करें कि इसका वेलोसिटी वगैरह कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, ये फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ चाहेंगे तो हम लिख भी सकते हैं r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर।
यानी रेडियस जो है मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। मुख्य क्वांटम संख्या का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेडियस उसके स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा। तो चलिए एक जगह हम वेलोसिटी निकालने के लिए कैलकुलेशन किए थे। v इक्वल टू आया था NH डिवाइडेड बाय 2πmr। तो r का वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो r का वैल्यू अगर हम रखें तो r का वैल्यू कितना n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर। तो इस तरीके से वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा NH डिवाइडेड बाय 2πmr। r का वैल्यू कितना n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये इस तरीके से तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल और ये m से m भी हो जाएगा कैंसिल और 2 दूना 4। तो एक n से एक n और एक h से एक h। तो वेलोसिटी इक्वल टू बचेगा 2π k z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH। 2π k z e स्क्वायर बटे NH ये वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी देखना चाहें तो सारा वैल्यू फिक्स है। तो वेलोसिटी इक्वल टू 2π k e स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, इसको एक साथ कर दो ये z बटे n। तो ये कांस्टेंट है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। फॉर z एटम यानी फॉर हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, फॉर h एटम यानी हाइड्रोजन एटम की बात करें तो z का वैल्यू 1 होगा। तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n। मतलब इसमें क्या है कि जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है घटता जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और कम होगा, थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी और कम होता जाएगा। चूँकि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है यानी वेलोसिटी घटता चला जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या बढ़ने पर। तो चलिए ये था वेलोसिटी और रेडियस के बारे में कैलकुलेशन। अगर कोई पूछ दे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो उसके बारे में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हालांकि वेलोसिटी यहाँ से निकल चुका है, हम इस वेलोसिटी के हेल्प से चाहे तो एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो चूँकि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है तो ओमेगा इक्वल टू निकालना चाहें तो v बटे आर कर सकते हैं। तो वेलोसिटी आपको पता है और रेडियस भी आपको पता है, दोनों का वैल्यू रख देंगे तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा यानी कोणीय वेग आ जाएगा, कोणीय वेग। इसी कोणीय वेग को अगर हम चाहें तो 2π बटे t लिख सकते हैं। तो यहाँ से t टाइम पीरियड है तो 2π बटे ओमेगा का वैल्यू रख देंगे तो टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसमें कितना समय लगेगा वो भी निकल जाएगा। अगर इसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो तो 1/t, तो 1/t यानी 1 बटे आवर्तकाल करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये सब तरीका है सिर्फ वेलोसिटी और रेडियस के कैलकुलेशन होने के बाद कोणीय वेग या इसी को कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं और इसका ये आवर्तकाल और ये आवर्ती भी निकाला जा सकता है। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है तो इसका अपना वेलोसिटी होता है। तो कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी भी तो ज़रूर होगा, चूँकि ये मोशन में है तो मोशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये 12mv²। तो ये 12mv²। अगर मास और वेलोसिटी दोनों पता हो तो यहाँ से डायरेक्ट रख के कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन प्रायः मास तो पता होता है इलेक्ट्रॉन का लेकिन वेलोसिटी दिया हुआ नहीं रहता। तीसरे इक्वेशन को हम याद करेंगे, mv² इक्वल टू क्या था kze² बटे r। तो वो वैल्यू यहाँ ला के रखेंगे तो kze² अपॉन r। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब कभी भी हम लिखेंगे तो kze² बटे r। z क्या परमाणु संख्या, e क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें
कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये Q इंटू V होता है। चूँकि Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो Q इक्वल टू ई, तो ये V इंटू ई लिख सकते हैं। लेकिन V कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा 1/4πε0, जिसको हम लोग क्या मानते थे। और जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो नाभिक की वजह से पोटेंशियल यहाँ देखेंगे कितना, तो KZD, तो 1/4πε0 Q की जगह ZD, चूँकि नाभिक में जो प्रोटॉन है उसी वही आवेश का काम करेगा, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है KZE डिवाइडेड बाय R। लेकिन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये माइनस ई रखाएगा, तो ये माइनस KZE², तो माइनस KZE² अपॉन R, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, ये 2 था तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक चीज़ और देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो V में KZE अपॉन आ रहा, एक माइनस ई, तो ZE इंटू ई, KZE² बना। लेकिन ये जितना है उसका 2 गुना ये है, इसमें सोच लो ये कि 2 से डिवाइड है और ये 2 से डिवाइड नहीं है। अच्छा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, तो KZE² अपॉन R 2R, और माइनस, अच्छा प्लस तो है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी खुद ही माइनस है, तो KZE² अपॉन R। तो इन सब का वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो KZE² अपॉन 2R, अच्छा 2R LCM ही ले लेना, तो ये KZE², अच्छा ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2KZE²। इन सब को अगर हम सॉल्व करें तो माइनस प्लस गुना माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस KZE² अपॉन 2R। ये कुछ इस तरीके से टोटल एनर्जी आएगा। अच्छा, चूँकि टोटल एनर्जी को बार बार टी नहीं लिखेंगे तो हम इसको ई लिखेंगे, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस KZE² अपॉन 2R। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। एक चीज़ और गौर से देखेंगे, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लगभग सेम, अच्छा नहीं, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का वैल्यू लगभग सेम है, लेकिन एक चीज़ इसमें पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव वैल्यू है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का ये आधा होता है टोटल एनर्जी, इस बात का याद रखेंगे। रेशियो में काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों इक्वल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और टोटल एनर्जी नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी और मतलब टोटल एनर्जी मतलब विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, ये जो है मतलब कुल ऊर्जा का 2 गुना होता है स्थितिज ऊर्जा, ये बात आप याद रखेंगे। इसी को एनर्जी को और भी अगर हम इन डिटेल से लिखना चाहें कि एक्सपेंड करके कितना होगा, तो यहाँ R का वैल्यू रखा जा सकता है। R का वैल्यू होता कितना था, तो n² डिवाइडेड बाय 4π² mkZe²। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2R, ये कितना हो जाएगा, n² डिवाइडेड बाय 4π² mkZe²। इन सब को अगर हम सॉल्व करेंगे सही से तो ये कितना आ जाएगा, एनर्जी इक्वल टू ये 2π² k² Z² e⁴ इंटू m, 2π² mk², 2π² mkZ² e⁴ डिवाइडेड बाय n²/h²। इसमें सारे कांस्टेंट वैल्यू को अगर एक साथ कर लें तो -2π² mk² e⁴ डिवाइडेड बाय h²। ये सारा कांस्टेंट वैल्यू है, ये n²/h², ये n² ये Z²/n², ये अलग आ जाएगा, Z²/n²। इसी में CH से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो CH से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो CH इसमें अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो जैसे ही CH से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ CH मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारा वैल्यू मिल करके एक नया रिजर्व कांस्टेंट देता है, जिस रिजर्व कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.09 × 10⁻⁻⁷ पर मीटर। तो ये E इक्वल टू आ जाएगा R
चूँकि ये नेगेटिव है तो इस टोटल का वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट तो माइनस आर सी एच ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो माइनस आर सी एच अपॉन ये सी क्या तो स्पीड ऑफ लाइट, एच क्या प्लांक्स कांस्टेंट। इसमें भी अगर जेड एटम की बात करें यानी हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। एच एटम की अगर बात करें तो एच एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वल कितना हो जाएगा माइनस आर सी एच अपॉन एन स्क्वायर। एन क्या है तो उसके ऑर्बिट की संख्या, ऑर्बिट यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ देखेंगे तो एनर्जी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आता है, यानी जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ता जाएगा एनर्जी घटता चला जाएगा, एनर्जी घटता चला जाएगा। चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, इससे आगे का कैलकुलेशन किसी और दिन हम करेंगे। चलिए धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम आगे क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे धीरे धीरे।